अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 66 है इसका, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। और इसमें आज मैं नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट। ये छोटा ही चैप्टर है, ठीक है। और इसमें पहले नंबर पे हम कंडक्टर्स और कंडक्शन जो है उसको स्टडी करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। उस चैप्टर नंबर 3 के सारे प्रॉब्लम्स आपने करने हैं जो ग्रिफिथ के पीछे दिए हुए हैं। और ये असाइनमेंट आपने विद इन 10 डेज़ जो है वो मुझे जमा करवानी है। आज से 10 दिन आप कर लें और ये जमा करवानी है। अगर आप पिछले सारे बैक पेपर्स उठा के देख लें तो उसमें आप ये देख सकते हैं, कल मैंने लिंक भी शेयर किए थे कि ग्रिफिथ के जो प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा पेपर्स के अंदर जो हैं उनको दिया गया है, ठीक है। तो ये ग्रिफिथ के प्रॉब्लम्स करने जो हैं ये आपके लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। तो लिहाजा आप ये जो 3rd चैप्टर था इसकी असाइनमेंट विद इन 10 डेज़ जो है वो आपने सबमिट करनी है, ठीक है जी। तो चले शुरू करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है, अब तक हमने जो स्टडी की है वो हमने की है कि चार्ज रेस्ट पर था। अप टू दिस पॉइंट अभी तक हमने जो स्टडी की है इस पॉइंट तक, वी हैव बीन डीलिंग with the charges which are at rest, जो कि रेस्ट के ऊपर है। अब हम चार्जेस की यूनिफॉर्म मोशन जो है उसको कंसिडर करेंगे। नाउ वी विल कंसिडर the uniform motion of charges। ठीक है जी। यानी कि पहले तो आप जो अभी तक जितना आपने स्टडी किया है उसके अंदर हमने ये स्टडी किया है कि चार्ज रेस्ट के ऊपर था। जब चार्ज रेस्ट के ऊपर था तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपने स्टडी की है। लेकिन नाउ अब हम ये देखेंगे कि अगर चार्ज यूनिफॉर्म मोशन यानी कि कांस्टेंट मोशन के साथ अगर मूव कर रहा हो तो फिर हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसमें पहले नंबर पे जो चीज़ आती है वो आते हैं कंडक्टर्स। तो कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर चार्ज कैरियर्स होते हैं और वो फ्री टू मूव होते हैं अंडर स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अ कंडक्टर इज ए मटेरियल which contain charge carriers which are free to move under the influence of steady electric fields। ठीक है जी। तो कंडक्टर जो हैं ये ऐसे मटेरियल्स हैं, ठीक है, कि जिनके अंदर आपके पास फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, यानी कि एक्सेस ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। और वो फ्री चार्ज कैरियर्स जो हैं वो फ्रीली मूव करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेडी, यानी कि एक जैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह के मटेरियल्स जो होते हैं इनको हम कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं कंडक्शन।
कंडक्शन। तो मूविंग चार्जेस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं करंट। मूविंग चार्जेस प्रोड्यूसेस द करंट। मूविंग चार्जेस जो होते हैं उनकी वजह से करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है, और वो प्रोसेस के जिसके अंदर चार्ज ट्रांसपोर्ट होता है, एंड द प्रोसेस in which the charge is transported is known as conduction। तो इसको हम कंडक्शन का नाम जो है वो देते हैं, यानी कि जिसमें चार्ज ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स के चार्ज जो है वो मूव करता है। ऐसा प्रोसेस के जिसके अंदर चार्ज मूव करता है, ट्रांसपोर्ट होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उस प्रोसेस को हम कंडक्शन का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है जी। अब आ जाएं उसके बाद आप इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, द रेट एट विच द चार्ज इज ट्रांसपोर्टेड, the rate at which the charge is transported, वो रेट के जिसके ऊपर चार्ज जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है थ्रू ए गिवन सरफेस, किसी सरफेस में से, थ्रू ए गिवन सरफेस, यानी कि जब वो किसी सरफेस के अंदर से चार्ज पास करता है इन ए कंडक्टिंग सिस्टम, किसी कंडक्टिंग सिस्टम में। यानी कि ऐसा सिस्टम के जिसके अंदर कंडक्शन हो सकती है, कंडक्शन मीन के चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है। ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो मैथमेटिकली 10 हम इसका फार्मूला लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू dQ/dt। ये क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, d ओवर, ये रेट ऑफ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, यानी कि पर यूनिट टाइम कितना चार्ज जो है वो मूव कर रहा है, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। इसको जो है वो आप इलेक्ट्रिक करंट का नाम जो है वो देते हैं, यानी कि कितना चार्ज किसी कंडक्टिंग मीडियम में से पर यूनिट टाइम किसी सरफेस के अंदर से पास कर रहा है, उसको हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते हैं। अब यहाँ पर ये जो चार्ज है, एक्चुअली ये चार्ज जो है ये फंक्शन है टाइम का, क्योंकि ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। Where Q of t is the नेट चार्ज, यहाँ पर Q ऑफ t जो है ये नेट चार्ज है ट्रांसपोर्टेड इन टाइम t।
यानी कि जिसने टाइम टी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हुआ है, टाइम टी के अंदर जो चार्ज मूव हुआ है, वो क्यू ऑफ टी है। ये टी क्यू ऑफ टी ओवर डी टी। अब जो करंट का यूनिट है, द यूनिट ऑफ करंट इन SI system is charge over time, coulomb per time, coulomb per second is equal to 1 एम्पेयर। तो इसका यूनिट जो है वो एम्पेयर है। और ये नाम जो एम्पेयर है, ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट के नाम पर रखा गया है। This name ampere is given on the name of French physicist Henri Marie Ampere। Henri Marie एम्पेयर। इसके नाम पे जो है ये नाम रखा गया इसके यूनिट का, जो कि कूलम पर सेकंड है, जिसको हम 1 एम्पेयर का नाम जो है वो देते हैं। अच्छा जी, अब हमने नेचर ऑफ करंट जो है वो स्टडी करनी है मेटल्स के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर और गैस डिस्चार्ज के अंदर। तो पहले नंबर पर देखते हैं नेचर ऑफ करंट फॉर मेटल्स। तो मेटल जो होते हैं, इसमें करंट जो है वो कैरिड होती है इंटायरली बाय इलेक्ट्रॉन्स। In the metals, the current is carried entirely by electrons। मुकम्मल तौर पर मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो हैवी पॉजिटिव आयंस होते हैं, वाइल द हैवी पॉजिटिव आयंस, लेकिन जो हैवी पॉजिटिव आयंस होते हैं, ठीक है जी, वो हैवी पॉजिटिव आयंस जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं at regular positions, fixed at the regular positions। वो रेगुलर पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन आयंस फिक्स होते हैं रेगुलर पोजीशंस के पे इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्योंकि आपको पता है कि जो मेटल होती है आमतौर पर उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलन होता है। क्रिस्टल वो स्ट्रक्चर होता है जिसमें एटम्स जो हैं वो रेगुलर अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। उनका एक ही, उनकी प्लेन्स का एक ही जो है वो पैटर्न होता है। अब इस केस के अंदर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन दिस केस, ठीक है जी, इस केस के अंदर
द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो जब सबसे बाहर वाले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आर फ्री टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन, आर फ्री टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन। वो फ्रीली कंडक्शन जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कंडक्शन प्रोसेस में लेकिन जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टाइटली बाउंड होते हैं आयंस को, बट द अदर इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंड टू द आयंस। लेकिन जो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो बाकी बच जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो जो आयंस होते हैं उनके साथ टाइटली बाउंड होते हैं, यानी कि उनके दरमियान फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। तो अब जो स्टेडी स्टेट कंडीशन है, अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन, यानी कि जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, स्टेडी स्टेट है, इलेक्ट्रॉन में बी फेड इनटू द मेटल, इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल के अंदर फेड किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में बी फेड इनटू द मेटल, मेटल को दिए जाते हैं, फेड किए जाते हैं, उसको खिलाए जाते हैं एट वन पॉइंट, एक पॉइंट के ऊपर, एक पॉइंट पर दिए जाते हैं और दूसरे पॉइंट के ऊपर रिमूव कर दिए जाते हैं, एंड विल बी removed at the other point, और दूसरा किसी पॉइंट के ऊपर इनको रिमूव कर दिया जाता है, प्रोड्यूसिंग ए करंट, जिसकी वजह से करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूसिंग ए करंट। यानी कि एक पॉइंट जो है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मेटल को फेड किए जाते हैं और दूसरे पॉइंट के ऊपर वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं उस मेटल के अंदर, और जब वो इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं उस मेटल के अंदर तो देन वो इजीली मेटल के अंदर मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है। अब लेकिन मेटल जो है वो एट होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट द मेटल as whole is electrically neutral, लेकिन as whole मेटल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव आयंस भी मौजूद हैं और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो जो दोनों जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट करते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, कीप एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अकोमोलेशन, कीप एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द
अकामुलेशन, यानी कि उनको इकट्ठा होने से रोकती हैं एट एनी पॉइंट इन द मैटर, किसी भी पॉइंट पर मेटल के अंदर इकट्ठा नहीं होने देती ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज हैं। अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर करंट तो नहीं फ्लो करेगी, ठीक है, एक ही जगह पर सारे इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। अब जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, सिमिलरली द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन्स की, ये डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रॉन की, इज कंपनसेटेड, इसको कंपनसेट किया जाता है बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक forces of opposite sign, ठीक है जी। ऑपोजिट साइन का मतलब है कंपनसेट किया जाता है, यानी कि जो पॉजिटिव आइन है उनकी मदद से इनको जो है वो कंपनसेट किया जाता है, ऑपोजिट साइंस, ठीक है जी। तो दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटल। तो एक तो आपको बात ये, आप शायद मैट्रिक्स से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं कि मेटल्स जो होती हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, और वो जो मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मेटल्स में से फ्लो करती है, ठीक है। बाकी वहाँ पर आइंस होते हैं, उन आइंस के साथ भी कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अटैच होते हैं, लेकिन जो एक्सेस काफ़ी सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि जो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है जी। ये तो होगी नेचर ऑफ करंट इन मेटल्स। अब हम स्टडी करते हैं नेचर ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोलाइट्स। नेचर of current in electrolyte। अब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर करंट जो है वो कैरिड होती है बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस। इन electrolyte the current is carried by both positive and negative ions। करंट जो है वो कैरी होती है दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की वजह से। अब जो कुछ आयन जो हैं although because some ions, कुछ आयन्स जो हैं मूव फास्टर देन द अदर, मूव फास्टर देन द अदर, वो फास्टर मूव करते हैं दूसरे आयन्स से। तो इसकी वजह से जो कंडक्शन है एक किस्म के आयन की वजह से
वो प्रीडोमिनेंट हो जाती है, वो डोमिनेट कर जाती है। कंडक्शंस बाय वन टाइप of ions usually predominates. तो जो कुछ आयंस ज़्यादा फास्टर मूव कर रहे होते हैं, उन आयंस की वजह से जो कंडक्शंस हैं वो प्रीडोमिनेट कर जाती हैं, वो डोमिनेट कर जाती हैं, यानी कि वो जो ज़्यादा तेज़ी से आयंस मूव कर रहे होते हैं। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है ये मूव कर रहे होते हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस are moving in the opposite directions. पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, यानी क्योंकि उनके चार्जेस की जो नेचर है वो ऑपोजिट है। कंट्रीब्यूट टू द करंट इन द सेम डायरेक्शन, जिसकी वजह से सेम इनकी मूवमेंट की वजह से करंट प्रोड्यूस होती है। अब जो नेट चार्ज ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू ए गिवन सरफेस, since the net charge transported through a given surface, तो जो नेट चार्ज ट्रांसपोर्ट होता है गिवन सरफेस में से, depends on the both sign of charge carriers, depend upon the both sign of the charge carriers. Charge carrier as well as the direction in which it is moving. और वो डायरेक्शन के जिसके अंदर ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं ये तो मूव कर रहे होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और इनकी वजह से करंट प्रोड्यूस होती है सेम डायरेक्शन में। लेकिन जो नेट चार्ज ट्रांसपोर्ट होता है किसी गिवन सरफेस में से, यानी कि जितना टोटल चार्ज गुजरता है किसी गिवन सरफेस के अंदर से, वो डिपेंड करता है साइन ऑफ द चार्ज कैरियर के ऊपर, कि साइन क्या चार्ज कैरियर का, यानी कि वो पॉजिटिव आयन है या नेगेटिव आयन है, और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जाहिर बात है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर ही मूव करेंगे। तो बाय कन्वेंशन डायरेक्शन इन विच पॉजिटिव कैरियर मूव, बाय कन्वेक्शन द डायरेक्शन इन विच, वो डायरेक्शन जिसके अंदर पॉजिटिव
कैरियर मूव, वो डायरेक्शन के जिसके अंदर पॉजिटिव कैरियर जो है वो मूव करता है, इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो उसको डायरेक्शन ऑफ करंट लिया जाता है। आमतौर पर हमारे जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है करंट की, वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की वजह से होती है। अब जो करंट है इन जनरल वो राइज होती है इन जनरल करंट arises in response to the electric field, in response to the electric field। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चार्ज कैरियर जो हैं वो मूव करते हैं। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चार्ज कैरियर जो हैं वो मूव करते हैं। और बाय कन्वेंशन जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होती है, लेकिन एक्चुअली जो डायरेक्शन ऑफ करंट होती है वो नेगेटिव चार्जेस की वजह से होती है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आ जाए नेचर ऑफ करंट इन गैस डिस्चार्ज। तो नेचर ऑफ करंट इन गैस discharge, in gas discharge a current is carried by both positive ions and electrons। in gas discharge the current is carried by both positive ions and electrons। तो गैस डिस्चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो दोनों पॉजिटिव और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं but the electrons in this case are more mobile, यानी कि ज़्यादा इजीली मूव कर सकते हैं, ज़्यादा मोबाइल होते हैं देन द पॉजिटिव आयंस। देन द पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस के मुकाबले में। सो दैट क्योंकि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, तो इसलिए सारी करंट जो है वो कैरिड होती है बाय इलेक्ट्रॉन। सो दैट ऑल द करंट इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए सारी करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो जो गैस कंडक्शन है इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, ये वैसे बेसिकली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। द गैस कंडक्शन इज ए
कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बेसिकली ये कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ठीक है जी। उसके बाद जो है अब हम देखते हैं कंडक्शन करंट क्या होती है, और फिर देखेंगे कन्वेंशन करंट। तो पहले देखते हैं कंडक्शन करंट। तो अगर चार्जेस एक फार पर एक ग्रुप को और हर ग्रुप की एक कॉमन मोशन हो, इफ चार्जेस फॉर्म ए ग्रुप, चार्जेस जो हैं वो एक ग्रुप को फॉर्म करें, एंड ईच ग्रुप हैज़ ए कॉमन मोशन, एंड ईच ग्रुप हैज़ ए कॉमन मोशन, और हर ग्रुप जो है उसकी एक कॉमन मोशन हो, कॉल्ड द ड्रिफ्ट मोशन। तो ये जो कॉमन मोशन है ग्रुप ऑफ चार्जेस की, इसको हम ड्रिफ्ट मोशन जो है उसका नाम देते हैं। तो हर ग्रुप जो है चार्ज पार्टिकल्स का, ईच ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स actually represents, हर ग्रुप जो चार्ज पार्टिकल का वो रिप्रेजेंट्स करता है एन असेंबली ऑफ पार्टिकल्स, एन असेंबली ऑफ पार्टिकल्स इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम के अंदर रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप को चार्ज पार्टिकल्स का विद इस एनवायरनमेंट, इसके एनवायरनमेंट के साथ, विद इट्स एनवायरनमेंट। इसके एनवायरनमेंट के साथ। तो इसलिए फिर हर पार्टिकल जो है उसकी थर्मल एज वेल एज ड्रिफ्ट मोशन होगी, एंड सो ईच पार्टिकल हैज थर्मल एंड ड्रिफ्ट मोशन। तो हर पार्टिकल जो है फिर उसकी थर्मल और ड्रिफ्ट मोशन जो है वो होगी। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पर अब आपके पास जो है असेंबली है पार्टिकल्स की थर्मल इक्विलिब्रियम में, और साथ में वहाँ पर उसके ऊपर एनवायरनमेंट भी एक्ट कर रहा है, इसलिए हर पार्टिकल थर्मल। थर्मल का मतलब है कि पार्टिकल्स जो हैं वो जब गुजर रहे हैं मटेरियल के अंदर से तो वो उसके एटम के साथ टकरा रहे हैं। तो जब वो उसके एटम्स के साथ टकरा रहे हैं तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है इट मीन्स के काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है, और जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ेगी तो सो इट्स मीन के टेम्परेचर जो है वो भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है जी। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा
तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होगा। तो इसको थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम। अब दोनों तरह की मोशन कर रहा होगा पार्टिकल के पास थर्मल मोशन भी होगी और साथ साथ वो ड्रिफ्ट भी कर रहा होगा। अब थर्मल मोशन जो है but the thermal motion is random। लेकिन जो थर्मल मोशन है वो रैंडम है। तो इसकी वजह से कोई ऑर्गेनाइज ट्रांसपोर्ट जो है वो चार्ज की नहीं होती। एंड हेंस गिव राइज टू नो ऑर्गेनाइज्ड चार्ज मोशन। तो इसकी वजह से कुछ ऑर्गेनाइज्ड चार्ज मोशन जो है वो नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ ड्रिफ्ट मोशन इज रैंडम, और उसकी वजह से जो कंडक्शन प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। ऑन द अदर हैंड द ड्रिफ्ट मोशन इज रैंडम। दूसरी तरफ ड्रिफ्ट मोशन जो है वो रैंडम है, एंड सो बाय कंसिडरिंग ए कंडक्शन प्रोसेस, एंड सो बाय कंसिडरिंग ए कंडक्शन प्रोसेस, और इसकी वजह से इस ड्रिफ्ट मोशन की वजह से कंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। और यहां पर एंड हियर वी इग्नोर थर्मल मोशन। यहां पर हम थर्मल मोशन को इग्नोर करते हैं बिकॉज इट हैज नो कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग कंडक्शन। तो कंडक्शन में जो थर्मल मोशन है उसकी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। कंडक्शन के अंदर सिर्फ जो ड्रिफ्ट मोशन है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है जी, सिर्फ ड्रिफ्ट मोशन का काम होता है। तो लिहाजा जो करंट है thus द करंट, लिहाजा जो करंट है रिप्रेजेंटिंग द ड्रिफ्ट मोशन, रिप्रेजेंटिंग द ड्रिफ्ट मोशन ऑफ द चार्ज, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है ड्रिफ्ट मोशन ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन ए न्यूट्रल मीडियम, इन ए न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम के अंदर विच एज होल एट रेस्ट
जो कि रेस्ट पे है, विच एज होल इज एट रेस्ट इज कॉल्ड कंडक्शन करंट। तो ये जो ड्रिफ्ट मोशन है जो मीडियम के अंदर से हो रही है चार्ज पार्टिकल्स की, एक्चुअली इसको आप कंडक्शन करंट का नाम देते हैं। बाकी जो थर्मल मोशन हो रही है उसको तो हम, वो चूँकि रैंडम होती है कंडक्शन भी रैंडम है, लेकिन वो थर्मल मोशन जो है उसको हम इंक्लूड नहीं करते। इसलिए जो करंट रिप्रेजेंट करती है ड्रिफ्ट मोशन को चार्ज कैरियर्स के किसी न्यूट्रल मीडियम के अंदर, क्योंकि मीडियम ऑब्वियसली न्यूट्रल होता है, कोई भी जो मटेरियल आप लेते हैं, तो उसको हम कंडक्शन करंट का नाम जो है वो देते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आ गई इसके ऊपर लास्ट के अंदर जो है कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट ये तो होगी कंडक्शन करंट। अब कन्वेक्शन करंट कौन सी होती है? कन्वेक्शन करंट, अब जो करंट अराइज होती है, द करंट arises from the mass transport of charged medium is called convection करंट। इसको आप कन्वेक्शन, वो करंट जो मास ट्रांसपोर्ट चार मीडियम की मास ट्रांसपोर्ट की वजह से प्रोड्यूस होती है, उसको हम कन्वेक्शन करंट का नाम देते हैं। अब जो लिक्विड्स और गैसेज हैं, द लिक्विड एंड गैसेज में, जो लिक्विड और गैसेज हैं में आल्सो अंडरगो हाइड्रोडायनामिक मोशन। ठीक है, इनके अंदर भी हाइड्रोडायनामिक मोशन होती है। एंड इफ देयर, और अगर इन मीडियम्स की कुछ ज़्यादा डेंसिटी हो, एंड इफ दीज मीडियम्स हैव, अगर इन मीडियम्स के पास चार डेंसिटी, और अगर इन मीडियम्स के पास कोई चार डेंसिटी हो, then the hydrodynamic motion must produce convection current. Then the hydrodynamic motion must produce convection current. तो अगर ये जो मीडियम्स हैं जिनमें हाइड्रोडायनामिक का मतलब है कि ऐसी मोशन, डायनामिक क्या होती है, कोई वो मोशन जो किसी फोर्स की वजह से काज होती है। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी हैं, कोहेसिव फोर्सेस भी हैं, ठीक है, चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसकी वजह से जो हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस प्रोड्यूस होती हैं, इनकी वजह से कन्वेक्शन करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। जो मोशन है
द मोशन इन वैक्यूम, यानी कि वैक्यूम के अंदर जहां पर कोई मीडियम ना हो, आल्सो प्रोड्यूसेस द कन्वेक्शन करंट। तो वहां पर भी कन्वेक्शन करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, सच एज इलेक्ट्रॉन्स इन वैक्यूम डायोड, जैसे कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी वैक्यूम डायोड के अंदर। अब जो करैक्टरिस्टिक फीचर है इसका कन्वेक्शन करंट का, a characteristic feature of the convection current। अब इसका जो करैक्टरिस्टिक फीचर है कन्वेक्शन करंट का इज दैट इट इज नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल, इज दैट इट इज नॉट electrostatically न्यूट्रल। ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली न्यूट्रल नहीं होती एंड इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज यूजुअली टेकन इनटू अकाउंट एंड इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज is taken into account। अब ये जो कन्वेक्शन करंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं एटमॉस्फेयर करंट्स के अंदर। कन्वेक्शन currents are important in atmosphere sphere currents। तो ये एटमॉस्फेयर करंट्स जो हैं उनके अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं। करंट्स और इलेक्ट्रिसिटी। अब जो करंट जो है वो अराइज होती है मास ट्रांसपोर्ट ऑफ चार्ज मीडियम, यानी कि जब चार्ज मीडियम मूव करता है, पूरे का पूरा मीडियम मूव करता है, तो इसको कन्वेक्शन करंट कहते हैं। लिक्विड और गैसेस जो हैं मे आल्सो अंडरगो हाइड्रोडायनामिक मोशन। ये लिक्विड और गैसेस जो होती हैं ये इनमें हाइड्रोडायनामिक मोशन होती है, और अगर ये मीडियम जो है इनके पास चार्ज डेंसिटी हो, यानी कि पूरे मीडियम के पास चार्ज डेंसिटी हो, तो फिर जो हाइड्रोडायनामिक मोशन है मस्ट प्रोड्यूस कन्वेक्शन करंट। तो वो जो पूरा मीडियम मूव कर रहा होता है उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो जो मोशन है इन वैक्यूम के अंदर वो आल्सो प्रोड्यूस करते हैं कि वैक्यूम के अंदर जो मोशन हो रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, तो उसकी वजह से भी कन्वेक्शन करंट प्रोड्यूस होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन जब वैक्यूम डायोड के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कन्वेक्शन करंट जो है वो प्रोड्यूस होता है। और उसका सबसे मेन फीचर ये है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो करंट्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं बेसिकली वो कन्वेक्शन करंट्स होती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अब ये यहाँ पर इसको लेक्चर को एंड करता हूँ। आगे फिर हम कल पढ़ेंगे करंट डेंसिटी को, और अब मैं जो है वो शुरू करता हूँ उसका इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर।